हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 की, जो कि आपका सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग अर्थात बाल विकास और अधिगम। इसके अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में अभी तक फर्स्ट चैप्टर ही कवर किया है, जो कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत और इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अफेक्टिंग डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि इसमें विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो हम अफेक्टिंग डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत और कारक, इसी पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि विकास के सिद्धांत के बारे में। तो बच्चों के अवलोकन से एकत्रित वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर विकास की जो प्रक्रिया है वो कुछ सामान्य सिद्धांतों द्वारा ही संचालित होती है। इन नियमों या सिद्धांतों को विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे व्यक्तित्व जीवन में ये सभी सिद्धांत फॉलो अप होते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला सिद्धांत होता है निरंतरता का सिद्धांत। डेवलपमेंट में आपके ये निरंतरता का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है, गर्भ धारण से, और उस व्यक्ति के मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तभी से विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, उसके मृत्यु शैया तक विकास कभी भी खत्म नहीं होता है। यानी कि उसके मृत्यु शैया तक चलती रहती है, ये कभी भी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया होती है। परिवर्तन भले ही छोटे और क्रमिक हों, परंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी आयामों में जीवन भर ये किसी न किसी रूप में देखे जाते हैं। तो निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है, इससे यही स्पष्ट होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती है मनुष्य के जीवन में, और ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु शैया तक ये चलती है, होम टू टोम तक ये चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक जो जीव है वो अपने में एक विशिष्ट रचना रखता है, इसीलिए जो विभिन्न आयाम में, दर में या परिणाम के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं विकास की, तो वह काफ़ी अनोखा और विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि सभी बच्चे चलने से पहले बैठेंगे, फिर रेंगना शुरू करेंगे और अंत में वो खड़े होंगे, लेकिन अलग अलग बच्चों में ये गतिविधियाँ अलग अलग समय और अलग अलग उम्र में होती है। यानी कि जैसे आप ये समझिए कि मनुष्य जीवन में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो कब तक डेवलप कर रहे हैं और किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं, ये सारी अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं में भी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो भी बहुत अलग होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जो इंसान है, इंसान का बच्चा जो है वो जन्म लेके 2 वर्ष के बाद चलना स्टार्ट करता है, लेकिन वहीं पे जो हमारे पशु हैं, पशु के बच्चे हैं, वो तत्काल चलना प्रारंभ कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे, 1-2 कदम चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो आप विभिन्नता देखते हैं ये हर जीवों की अलग अलग होती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास दर में एकता का अभाव के सिद्धांत। यद्यपि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों या जीवन के विकासात्मक चरणों में विकास की दर के संदर्भ में स्थिरता और एक रूपता को ये प्रदर्शित नहीं करता है। विकास में एक समय में लगभग कोई बदलाव नहीं दिखता है और दूसरे समय में अचानक तेजी दिखाई देने लगती है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे का लंबाई का बढ़ना, सामाजिक रुचि, बौद्धिक जिज्ञासा और भावात्मक बनावट में अचानक परिवर्तन।
तो विकास दर में एक रूपता का अभाव के सिद्धांत का मतलब यही है कि जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उस दौरान चाहे मनुष्य हो या पशु हो, सब में आप अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट देखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो बच्चे विकास के दौरान होते हैं उनमें आप देखेंगे कि कभी कभी उनकी जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वो प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, यानी कि उनकी हाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, वज़न भी उनका तेज़ी से बढ़ जाता है। इस प्रकार से उनमें संवेगात्मक कुछ आपको विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, कुछ संवेदीगामक समस्याएं भी उनमें देखने को मिलेंगी, फिर वही समस्याएं हल होते हुए दिखेंगी, यानी कि अनेक तरीके से आप विकास दर में एकरूपता का अभाव देख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को इस वीडियो में आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बगल में काफ़ी कार्य हो रहा है, टंकी वगैरह बन रही है और उसमें काफ़ी आवाज़ें हो रही हैं, सेटरिंग वगैरह का काम हो रहा है, तो इस वजह से हम आपको वीडियो भी नहीं दे पाए थे। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए और हम भी ध्यान देंगे। थोड़ी बहुत आवाज़ें तो आप तक पहुँच ही रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत। यद्यपि विकास के विभिन्न चरणों की प्रक्रिया और परिणाम के संबंध में एकरूपता का स्पष्ट अभाव और विशिष्ट व्यक्तिगत अंतर प्रतीत होता है, फिर भी यह किसी न किसी आयाम में एक निश्चित पैटर्न का पालन करता है, जो एक प्रजाति के जीवों के संबंध में एक समान और सार्वभौमिक होता है। जैसे कि यहाँ पर जो मनुष्य के बच्चे होंगे वो मनुष्य के जैसे ही पैदा होंगे। ऐसा नहीं है मनुष्य का बच्चा पशु के जैसा होगा या पशु का बच्चा मनुष्य के जैसा होगा, नहीं। पशु, जितने भी पशु हैं या जितने भी प्रजाति हैं जीवों की, वो सब अपने समान ही जीवों को पैदा करते हैं या उनके समान ही उनके बच्चे होते हैं। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि ये एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हैं, अर्थात जैसे वे होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। व्यक्तित्व के किसी भी पहलू के विकास के संबंध में बच्चा पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है और बाद में विशिष्ट और लक्ष्य निर्देशित प्रक्रियाएं दिखाना शुरू करता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा सामान्य यादृच्छिक गति में अपनी बाहों को हिलाना शुरू करता है और बाद में फिर सामान्य प्रक्रियाएं या विशिष्ट प्रतिक्रियाएं जैसी किसी वस्तु तक पहुंचने या उसे पकड़ने में ये परिवर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार जब एक नवजात शिशु रोता है तो उसका पूरा शरीर इसमें शामिल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह विकसित होता है वह स्वतंत्र चेहरे की अभिव्यक्ति और आँखों आदि तक ही वो सारी चीज़ें सीमित रह जाती हैं। अर्थात ये कह लीजिए कि सामान्य से विशिष्ट की ओर पहले कोई चीज़ नहीं पता होती है तो हम लोग सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो भावनात्मक हो या क्रोध हो, सारी चीज़ें हमारे चेहरे से व्यक्त हो जाती हैं, हमारे हाव भाव से व्यक्त हो जाती हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हम छिपा भी लेते हैं कि कहाँ पे कैसी प्रतिक्रिया हमें करनी है, वो उन चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाता है बाद में। लेकिन कह लीजिए कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो फिर आपके प्रौढ़ावस्था में वृद्धावस्था में भी कहीं ना कहीं फिर झलकने लगती हैं, जो आप बचपन में किए होते हैं। तो बचपन में जो चीज़ें आप जैसे किसी चीज़ का जिद किए तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ 10 लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, वहीं पे जिद करने लगे, वहीं पे रोने लगे, वहीं पे आप चिल्लाने लगे और वहीं पे लौटने लगे। तो ये कार्य आप जब बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो क्रियाएं हम अपने बचपन में स्वतंत्र रूप से कर रहे थे सारी चीज़ें और बिना किसी चीज़ की परवाह किए बिना, वो चीज़ें हम जब परिपक्व हो जाते हैं तब नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे अंतर आत्मा में ही सारी चीज़ें रह जाती हैं और उसको हम कभी कभी झलकने भी नहीं देते हैं। अब हम बात करेंगे एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि सामान्य से विशिष्ट या पूर्ण से अंश की ओर बढ़ने के सिद्धांत का पालन करने से, या फिर इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल विशिष्ट प्रतिक्रियाएं ही किसी के विकास के अंतिम परिणामों के लिए लक्षित हैं, बल्कि यह एक प्रकार का एकीकरण है जो अंततः वांछित है या पूर्ण और उसके भागों के साथ साथ विशिष्ट और सामान्य प्रतिक्रियाओं
का एकीकरण है, जो एक बच्चे को उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं या आयामों के साथ में संतोषजनक ढंग से विकसित करने में सक्षम बनाता है। यानी कि जो विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं या सामान्य प्रक्रियाएं हैं, वो सभी एक बच्चे के अंदर उसके व्यक्तित्व के विभिन्न जो पहलू होते हैं या विभिन्न जो पक्ष होते हैं व्यक्तित्व में, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे परिलक्षित होती हैं। यानी कि उसको एक कह लीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये सभी चीज़ें सहायता करती हैं। आगे हम बात करेंगे अंतर संबंध का सिद्धांत। तो अंतर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी की वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। विकास की क्रमिक और सतत प्रक्रिया के दौरान यह किसी न किसी आयाम में अन्य आयामों के विकास को ये प्रभावित करता है। प्रत्येक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और भावात्मक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तित्व का विकास होता है। दूसरी ओर अपर्याप्त शरीर में मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक व भावनात्मक रूप से कुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए शिक्षा के सभी प्रयास हमेशा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं में सामंजस्यपूर्ण वृद्धि और विकास को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे वृद्धि और विकास, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हमारे शरीर में, वो ये फॉलोअप करता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर के जो मस्तिष्क है, मन है या स्वस्थ शरीर है, उस पे डिपेंड करता है। यदि आपका स्वस्थ शरीर है तो फिर आपकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छा होगा। यदि आपका मस्तिष्क अच्छा है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी तेज़ी से होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस पे डिपेंड करती हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हमारे शरीर के एक्टिविटी पे, कि शरीर हमारा स्वस्थ है कि नहीं, मस्तिष्क कार्य कर रहा है या नहीं, या फिर हमारी भावनाएं कैसी हैं, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। यदि इन दोनों में कोई कमी पाई जा रही है तो वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से वहाँ पे नहीं हो पाता है और दोनों का संबंध भी वहाँ पे अच्छे से नहीं बन पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि परिपक्वता की अंतःक्रिया का सिद्धांत और सीखना। तो विकास परिपक्वता और सीखने दोनों के परिणाम स्वरूप होता है। परिपक्वता से तात्पर्य किसी जीव में जन्म से मौजूद क्षमताओं, विशेषताओं, गुणों और क्षमताओं के प्रकट होने और उनमें स्थिरता के कारण होने वाले परिवर्तनों से है। सीखना प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को ये दर्शाता है। तो विकास परिपक्वता और सीखने दोनों के परिणाम स्वरूप होता है। तो विकास का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो भी आपके व्यक्तित्व होंगे उसमें कहीं ना कहीं परिपक्वता दिखाएगा, या फिर आप कितना परिपक्व हो रहे हैं, कितना कुछ सीख रहे हैं, या फिर आपके सीखने की क्षमता क्या है और आपकी विशेषता क्या है, आप कितना सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यानी कि क्षमता के अनुसार आप क्या क्या चीज़ें कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमेय है, जिसका अर्थ है कि हम किसी बच्चे की वृद्धि और विकास के किसी विशेष चरण में एक या अधिक आयामों में उसके सामान्य स्वभाव और व्यवहार का पुनर्अनुमान लगा सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर न केवल सामान्य बल्कि उस सीमा की भविष्यवाणी करना भी संभव हो जाता है जिसके भीतर एक व्यक्तिगत बच्चे के भविष्य का विकास होने वाला होता है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे की हड्डियों के विकास के ज्ञान से उसकी वयस्क संरचना और आकार का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, वो शुरुआती में अगर पढ़ने में वो ठीक है तो उसमें ये कह लीजिए कि आप देख करके ही बता देते हैं कि ये बच्चा आगे चल करके पढ़ने में ठीक होगा और कुछ कर सकता है। आप लोगों को काफ़ी आवाज़ आ रही होगी जिससे हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है और यहाँ पे काम डेली का डेली चल रहा है।
तो कोई बात नहीं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे समस्या तो हो ही रही होगी सुनने में। तो हम यहाँ बात करेंगे बच्चे के भविष्य की। तो उसके भविष्य में जैसे कि पहले ही आप आकलन कर लेते हैं कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ देख करके। अगर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा तो आप वहाँ ये भी बता देंगे कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, ये बौनेपन का डॉर्फिज्म का शिकार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख करके भी बच्चे का आकलन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सेफलोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल की सिद्धांत प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो विकास की प्रक्रिया में क्रमबद्धता और दिशा को बनाए रखने में सेफलोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रवृत्तियाँ जो हैं ये इनका पालन किया जाता है। सेफलोकार्डल प्रवृत्ति के अनुसार विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में अर्थात सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो आप लोग ये जानते ही हैं कि जो बच्चे हैं वो सबसे पहले खड़े होने में सक्षम होते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर उसके बाद दौड़ते हैं। यानी कि उनका जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है और सिर से पैर की तरफ वो नियंत्रण रखना सीखते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल में आपकी क्या होता है कि इसमें विकास निकट से दूर की ओर बढ़ता है और शरीर के केंद्र के पास के हिस्से छोरों से पहले विकसित हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि बच्चे को बाह और हाथ की जो बड़ी बुनियादी मांसपेशियां हैं और उसके बाद उंगलियों की छोटी छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण वो कर पाता है। अर्थात जैसे आप फाइन मोटर स्किल और जो फाइन मोटर स्किल है इसमें वो बाद में डेवलप होगा और उसके बाद ग्रॉस मोटर स्किल जो होगा वो आपका पहले ही डेवलप हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सर्पिल बनाम रैखिक उन्नति का सिद्धांत। बच्चे द्वारा विकास का जो मार्ग अपनाया जाता है वह सीधा और रैखिक नहीं होता है और किसी भी स्तर पर विकास कभी भी स्थिर गति से नहीं होता है, बल्कि आगे पीछे बढ़ते हुए अपने विकास को परिपक्व व अस्थायी बनाते हुए सर्पिलाकार रूप में ये आगे बढ़ता है। सर्पिलाकार आकार का मतलब होगा कि इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा या ऐसे ऐसे, या कभी रुक भी जाएगा फिर तेज़ी से बढ़ जाएगा, इस तरीके से हम बात करेंगे। इसमें शारीरिक रूप से बालक का अगर हम देखें तो वो जल्दी विकास कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे मानसिक रूप से वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आपके सबसे पहले आएगा बुद्धि। बुद्धि का बालक के विकास पर अधिक और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता भी है। यदि बालक बुद्धिमान है तो उसमें नवीन क्रियाओं को सीखने की तत्परता दिखाई देती है, और यदि वो बुद्धिमान नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको शिथिलता भी दिखाई देगी और परिपक्वता भी उसमें शीघ्र आती है अगर वो बुद्धिमान है तो। इसके विपरीत मंदबुद्धि वाले जो बालक हैं आप जानते ही हैं, ये शारीरिक रूप से भले चाहे जैसे भी हों लेकिन मानसिक रूप से वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और सामाजिक, संवेगात्मक और उसके बाद नैतिक मानसिक विकास ये उनका बहुत ही धीमा होता है। दूसरा है आपका लैंगिक भेद। लैंगिक भेद का मतलब ये है कि इसका प्रभाव बालक के शारीरिक और मानसिक दोनों पे पड़ता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों के आकार में भी आप बदलाव देखते हैं और एक दूसरे से छोटे बड़े भी होते हैं, ये भी आप जानते हैं। किंतु लड़कियों की जो वृद्धि होती है या ग्रोथ होती है वो तीव्र होती है और बालकों की वहीं पे आप देखेंगे उनकी शुरुआती में कम होती है। बाद में आप देखेंगे कि लड़कियों की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, फिर बालकों का कम हो जाता है और फिर बालकों का तेज़ हो जाता है, लड़कियों का कम हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों में आप लैंगिक भेद भी देखेंगे। लड़कियों की अपेक्षा जो लड़कों में विकास होता है वो स्लो मोशन में होता है और लड़कियों में वही आप देखेंगे कि डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है। अब हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही रस बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि वे ग्रंथियाँ इसका स्राव ठीक प्रकार से न करें तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि जो है, इससे स्रावित जो रस है थायरॉक्सिन बालक के कद को ये प्रभावित करता है और इसके स्रावित न होने पर बालक बौना भी रह जाता है। वक्ष में स्थिति थाइमस ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क के आधार पर स्थित पीनियल ग्रंथियों से होने वाले स्राव यौन विकास करते हैं
और इनमें दोष आने से बालक में यौन परिपक्वता नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारा पोषण। आप जानते हैं कि बालक के विकास पर पोषण का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर उसका पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं है और वो संतुलित पोषक तत्व उसमें नहीं शामिल हैं तो कहीं ना कहीं बालक का जो विकास होगा वो अवरोध होगा। उसमें अगर विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण, जल ये सभी चीज़ें अगर नहीं मिल रही हैं पर्याप्त मात्रा में तो आप देखेंगे कि बच्चों का जो विकास होगा वो काफ़ी अवरोध होगा, उसमें वो बहुत ही धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध वायु और प्रकाश। तो बच्चे के डेवलपमेंट में आपको ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। जैसे एक पौधे को जल की ज़रूरत होती है और उसके बाद उसको हम धूप दिखाते हैं, तो वैसे ही जो हमारे बालक होते हैं उनको भी शुद्ध वायु और प्रकाश की ज़रूरत होती है, क्योंकि बालक का जो विकास है वो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रोग व चोट। किसी बालक में अगर किसी कारणवश उसको सिर में चोट लग जा रही है या उसका कहीं पे एक्सीडेंट हो जा रहा है या रोग हो जा रहा है कोई जो बहुत ही घातक है, तो इससे भी बच्चे का जो विकास होगा उस पर गहरा असर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रजाति। प्रजाति में ये कहेंगे कि प्रजाति तत्वों का प्रभाव बालक के विकास पर देखा गया है। हर्लाग ने इस बात की पुष्टि भी की है, किंतु जुंग प्रजाति प्रभाव को बालक के विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। भूमध्य सागरीय तट पर रहने वाले जो बालक हैं उनका शारीरिक विकास जो है वो शेष यूरोप के बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। आगे बात करेंगे संस्कृति की। तो संस्कृति भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालती है इस पे, और अमेरिकी के रेड इंडियन जो बच्चे हैं तथा सामान्य अमेरिकी बच्चों का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसने यह परिणाम निकाला कि संस्कृति में भिन्नता होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक तथा गत्यात्मक क्रियाएं समान रहती हैं। शर्म, भय आदि का विकास समान आयु स्तर पर हुआ होता है। उसमें 40 स्वायत्त बच्चों के इतिहास का अध्ययन करके तुलना भी किया गया है, और डेनिस ने यह निष्कर्ष निकाला था कि शैशवकाल की विशेषताएं सार्वभौमिक और संस्कृति उनमें दोनों में भिन्नता उत्पन्न होती है। परिवार की स्थिति कैसी है ये भी देखा जाता है, क्योंकि परिवार की स्थिति अगर ठीक है तो बालक का विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे से लाड प्यार से पाला जाता है। और रही सीखने की बात, तो उसमें बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर वो धीरे धीरे सारी चीज़ें अपनी बहन भाइयों के साथ में रहते हुए सीख भी जाते हैं। यहाँ तक कि वे अपने परिवार में रहते हुए साइकिल चलाना सीखना या फिर स्कूल जाना स्टार्ट करना या छोटे छोटे कार्य हुए, ये सभी चीज़ें वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रकृति बनाम पोषण पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको केवल इस चैप्टर में केवल इतना ही पूछा गया था कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत कौन से हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं, जिसमें आप लोग का भी सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसमें कि निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, विकास दर में एकरूपता का अभाव का सिद्धांत, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस कमेंट का यहाँ पे आपके वीडियो में सल्यूशन दिया जाएगा। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जून में आपका पेपर है, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, पहले से ही तैयारी कर लेनी है। और जो बच्चे हमारे सेकेंड ईयर के हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको आने वाले समय में टेट का भी पेपर देना है, जो कि आप 3 जुलाई का पेपर है 2026 का, तो उसमें इनको बैठना भी है। तो ये चैप्टर उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए तभी जाएं, और आप बार बार इस चैनल पे आएँ ताकि आपको जो आपके काम का कंटेंट है वो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।